गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस में आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 44AE। सबसे पहले देखिए सेक्शन 44AE कहता क्या है। ये जब आपका क्लियर हो जाएगा ना तो आप कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्या, प्रीजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टर्स। ये जो है आपका प्रीजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, किसके लिए है? ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना सेक्शन 44AD, यानी कि माना जाता है कि आपका इनकम ये है और उस इनकम के ऊपर जो है आप क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। क्यों किया जाएगा आखिर ये जो है सेक्शन 44AE क्यों ऑप्ट करेंगे आप? टू अवॉइड द टेडियस प्रोसेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स रेगुलरली, यानी कि आपको एक डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। बिजनेस रिलेटेड टू लीजिंग, कोई भी मालगाड़ी चलाना है, भाड़े पर ले रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं, प्लाइंग और हायरिंग गुड्स कैरिज। ठीक है, ये वाले केस में आपका लगता है सेक्शन 44AE। मस्ट ऑन लेस देन 10 गुड्स कैरिंग व्हीकल्स, यानी कि आपके पास जो है, जो आपका गुड्स कैरिंग व्हीकल्स है वो 10 से कम होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 44AE को ऑप्ट कर पाएंगे। अगर 10 है या फिर 10 से ज़्यादा है तो सेक्शन 44AE को आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। इफ़ इंगेज इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट विद और हैव मोर देन 10 व्हीकल्स, यानी कि अगर 10 है या फिर 10 से ज़्यादा है एट एनी टाइम विद इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एक साल का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, इस दौरान कहीं भी अगर 10 या फिर 10 से ज़्यादा आपके पास कोई मालगाड़ी हो गया है तो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो ये सेक्शन 44AE का जो स्कीम है उसको आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है कैलकुलेशन। अब कैसे करेंगे हम इसका कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम? यहाँ पे दो तरह के गुड्स व्हीकल्स की बात होगी, एक होता है आपका हैवी, एक होता है अदर देन हैवी। यहाँ है ना अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल आप किसको कहेंगे? कैसे आपको पता लगेगा कौन सा हैवी है या फिर कौन सा जो है आपका लाइट व्हीकल है, यानी कि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है। देखिए हैवी आप किसको कहेंगे? द ग्रॉस व्हीकल वेट, जो आपके मालगाड़ी है उसका वजन जो है अगर एक्सीड कर रहा है 12,000 किलो से, यानी 12 टन से अगर ज़्यादा है तो आप उसको बोल देंगे, कंसिडर कर लेंगे हैवी गुड्स व्हीकल्स है वो। ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं? मंथली रेट ऑफ ₹1000। 3 महीने की अगर बात है, 3 महीना आपने गाड़ी अपने पास रखा है तो फिर 3 महीने का कितना हो जाएगा आपका? 3000 पर टन। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 15 टन की बात है तो फिर और 3 महीना है तो 1000 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे आप 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, जितना भी टन होता है पर ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर हैवी गुड्स व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर बात किया जा रहा है 3.5 मंथ का, या फिर मान लो कि 3 महीना और 10 दिन का बात है, तो महीना जो कंप्लीट है आपका 3 महीना, ये तो कंप्लीट कंसीडर कर लेंगे, और ये जो 10 दिन है ना 10 डेज, इसको भी हम कंप्लीट मंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ द मंथ, किसी भी महीने का अगर कुछ पार्ट है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, विल बी कंसीडर, उसको कंसीडर क्या करेंगे? एक कंप्लीट मंथ। ठीक है, यहाँ पे 3 महीना 10 दिन है तो 3 महीना ये हो गया, और इसको आप एक कंप्लीट मंथ लेंगे तो 4 महीना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर इनकम कैलकुलेशन। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया आपका हैवी गुड्स व्हीकल्स के केस में मंथली रेट ऑफ ₹1000 पर टन पर ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर हैवी गुड्स व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब अगर लाइट व्हीकल्स है, यानी कि अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है, तो फिर वैसे केस में क्या होगा? 7500 लेंगे, ₹7500 फॉर एनी व्हीकल अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल फॉर पर मंथ, और इसमें भी वही है आपका और पार्ट ऑफ द मंथ। क्लियर है? आप याद रखिएगा हैवी गुड्स व्हीकल्स के केस में जो है 1000 रुपये है आपका पर टन पर मंथ लेते हैं आप, और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल्स लाइट गुड्स व्हीकल के केस में है 7500 पर मंथ। ठीक, देखिए जो आपका कैलकुलेटेड इनकम होगा विल रिप्रेजेंट नेट टैक्सेबल इनकम। जितना भी इनकम आप कैलकुलेट करेंगे उसी को मान लिया जाएगा कि आपका वो टैक्सेबल इनकम है, यानी उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। एंड नो एक्सपेंसेज शैल बी डिडक्टेड, और कोई भी एक्सपेंस जो है आप वहाँ से डिडक्ट नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं, जो यही सारी बातें जो है ना आपके बुक में लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। टैक्स प्लानिंग फॉर बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिजेस। सेक्शन क्या है? सेक्शन है 44AE। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AE आर एप्लीकेबल टू एन SSE। कौन से SSE पर एप्लीकेबल होगा? हु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेज, यानी कि मालगाड़ी चलाना है या फिर आप भाड़े पर लेकर काम कर रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं,
वैसे केस में 44A जो है एप्लीकेबल हो जाता है। साथ ही साथ केस क्या है, ऑनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरिजेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक साल का जो आपका प्रीवियस ईयर होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जनरली आप कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर आपका प्रीवियस ईयर जो है असेसमेंट ईयर, वहाँ पर वो 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें 10 गुड्स कैरिजेज से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इनकम ऑफ सच बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी द एग्रीगेट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम ऑल द गुड्स कैरिजेज ऑन्ड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर एंड विल बी कंप्यूटेड एज अंडर। आपको बोल रहा है PGBP के तहत जो है आप इनकम कैलकुलेट करेंगे और इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये बातें यहाँ पर दी हुई हैं। द प्रिज्यूम्ड इनकम फ्रॉम हैवी गुड्स व्हीकल। अब हैवी गुड्स व्हीकल क्या है ये आपको समझ में आ गया। 12,000 किलोग्राम यानी 12 टन से ज़्यादा अगर वेट है गुड्स का, तो गुड्स का नहीं, हैवी गुड्स व्हीकल का, शैल बी 1,000 रुपीज पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और साथ ही साथ पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द हैवी गुड्स व्हीकल इज ऑन्ड बाय द SSC इन द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब आपने देख लिया था यहाँ पर सिंपल में, ठीक है। हैवी गुड्स व्हीकल आप किसको बोलेंगे, मीन्स एनी गुड्स कैरिजेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स कितना 12,000 किलोग्राम, यानी 12 टन से ज़्यादा का वजन होना चाहिए, तब आप कंसिडर करेंगे हैवी गुड्स व्हीकल है। द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इच गुड्स व्हीकल अदर देन हैवी। अब अदर देन हैवी की बात है, यानी कि लाइट गुड्स व्हीकल की बात हो रही है। यहाँ पर कितना कंसिडर करेंगे इनकम जो है, शैल बी ₹7,500 फॉर एवरी मंथ, और एवरी मंथ के साथ और पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग विच द गुड्स व्हीकल इज ऑन्ड बाय द SSC। SSC कौन होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं, टैक्स का पेमेंट करने वाले इन द प्रीवियस ईयर। However, an SSC may declare a sum higher than the aforesaid sum as income actually earned from such business। ये ना सेम लाइन आपने सेक्शन 44 AD में भी पढ़ा था, जो कल आपका एक लेक्चर अपलोड हुआ है सेक्शन 44 AD, आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो उसमें भी आपने ये लाइन पढ़ा था, जो आपके SSC हैं यानी टैक्स पेयर जो हैं वो इस इनकम से ज़्यादा भी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों करेंगे, अब जैसे कि लोन ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सम अदर प्रोविजंस आर एज अंदर, देखिए कुछ और भी प्रोविजन से दिए हुए। व्हेन द इनकम इज डीम्ड और अंडर सेक्शन 44 AE, अगर कोई भी SSC 44 AE को ऑप्ट करता है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 शैल बी अलाउड। सेक्शन 30 से लेकर 38 तक का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, मान लिया जाएगा कि ये डिडक्शन जो है आपको वो पहले ही मिल चुका है, ठीक है। इट शैल बी डीम्ड दैट द SSC हैड क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन, ये भी लाइन आपने पढ़ा था सेक्शन 44 AD में। मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपने क्लेम कर लिया है और एक्चुअली जो है ये आपको अलाउ होता भी है, और जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर द SSC इज अ फर्म, अगर SSC जो है कोई फर्म है, द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू इट्स पार्टनर, तो फर्म में जो है वो कौन होंगे, पार्टनर होंगे। पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट का पेमेंट होता है शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम कंप्यूटेड एफोरसेड सब्जेक्ट, ये जो है डिडक्शन आपको इसकी मिल जाएगी टू द कंडीशंस एंड लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 40B, और सेक्शन 40B में जो लिमिट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। इनकम से जो भी इनकम आपने कंप्यूट किया है ये सैलरी और इंटरेस्ट को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द SSC शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स, यानी कि डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 44 AA क्या करता है, क्या कहता है, मैंडेटरी आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, डिटेल बुक्स ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, अगर आप सेक्शन 44 AE को ऑप्ट करते हैं तो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44 AA एंड गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। सेक्शन 44 AB जो कहता है वो कहता है कि आपको बुक्स का क्या कराना पड़ेगा, ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 44 AE को ऑप्ट करते हैं तो ना तो आपको डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करने की, मेंटेन करने की आवश्यकता है, और ना तो आपको ऑडिटिंग की आवश्यकता है रिलेटिंग टू द एफोरसेड बिजनेस, यानी जिस बिजनेस के बारे में, वही अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग वाले बिजनेस की बात हो रही है, तो इस बिजनेस के केस में ये जो है आपका एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इफ द SSC इज इंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है जो SSC है कुछ दूसरा भी साथ ही साथ बिजनेस कर रहा है, ऑल्सो अलॉन्ग विद द एफोरसेड बिजनेस, यानी कि प्लाइंग हायरिंग वाला जो गुड्स कैरिजेज वाला जो बिजनेस है उसके सिवा कुछ और भी बिजनेस कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कि SSC ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला तो बिजनेस कर ही रहा है 44 AE वाला, और इसके साथ साथ कुछ और भी अगर बिजनेस कर रहा है तो इन कंप्यूटिंग द मॉनिटरी लिमिट्स अंडर सेक्शन 44 AA एंड 44 AB फॉर अदर बिजनेस
द इनकम फ्रॉम एफोरसेड बिजनेस शैल बी एक्सक्लूडेड। दोनों का जो इनकम है आप उसको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। यानी कि सेक्शन 44A का जो आप यहाँ पर कंप्यूट करेंगे इनकम, उसको दूसरे जगह जाकर के ऐड नहीं कर देंगे, ठीक है। द स्कीम इज ऑप्शनल, ये जो है 44AE ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑप्ट करें और चाहें तो आप ऑप्ट ना भी करें। एंड इफ द एसएससी क्लेम्स दैट द प्रॉफिट फ्रॉम द एफोरसेड बिजनेस आर लेस दैन द डिम्ड प्रॉफिट, अगर आपका इस तरह से जो आपने कैलकुलेशन किया है, यानी कि ये 1000 जो दिया हुआ था और 7500, 44A के तहत अगर आपने कैलकुलेशन किया है, और जो एसएससी है, एसएससी का क्लेम ये है कि यहाँ पर जो इनकम कंप्यूट हुआ उससे कम हमारा रियल में इनकम है, एक्चुअल इनकम जो है उससे कम है, लेस देन द डिम्ड प्रॉफिट, तो ऐसे केस में क्या है, ही हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट बुक्स, यहाँ पर प्रॉपर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी, एंड द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, और जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट है उसको मस्ट बी फर्निश्ड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 44AE। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं आपका इलस्ट्रेशन 3। ओके, थैंक यू।